एग्जैक्ट वह यहाँ से मतलब दोनों आंखों के बीच से खून निकलने लगता था। तो क्या उसके ऊपर अटैक हुआ है? मैं थोड़ा सा चौंक गया कि ये कोई मानसिक रोग हो सकता है। किसी को विश्वास नहीं रहेगा कि यहाँ इतना खून गिरा है। मैंने खुद वहाँ पे हाथ लगा के देखा कि कुछ जख्म है या कुछ चोट है या कुछ गिरी है। वो बोल रहे नहीं, कुछ भी नहीं है। आप ब्लैक मैजिक रिमूवल कैसे करते हो? तो ब्लैक मैजिक के लिए या तंत्र क्रिया के लिए कुछ चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। तो उस पूजा में बैठने के बाद ये सारी चीज़ें कहीं पर भी हो, कहीं पर हिंदुस्तान में कहीं पर भी या शायद पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी हो, वो 1.5 घंटे में आपके सामने आके गिरती है। उस हिसाब से मैंने काफ़ी सारे केसेस किए। वहाँ पर किस तरीके के तंत्र होते हैं? और किसी के नाम से वो कहीं पे रख दिया तो वो आदमी पूरा विध्वंसन तक। तंत्र की दुनिया में आप जितना उतरेंगे आप उतना नया एक्सपीरियंस पाते जाएंगे। और ये बात मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि इतने सारे पॉडकास्ट करने के बाद भी तंत्र को कई बार अलग अलग मुखों से सुनने के बाद भी मुझे तंत्र नया सा लगता है। मुझे काला जादू या तमाम जो ये विद्याएं हैं इन सब पे कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता है। और आज के पॉडकास्ट में भी आप वैसा ही कुछ जानने को जा रहे हैं, क्योंकि अब तक जितने भी पॉडकास्ट किए उसमें 2 चीजें हैं जो पहली बार होने जा रही हैं। पहली चीज ये कि पहली बार हम वेस्टर्न इंडिया से किसी के तंत्र को समझने जा रहे हैं जो कि दत्तात्रेय परंपरा से जुड़े हुए हैं। और दूसरा, ये वो शख्स हैं जिनके मराठी पॉडकास्ट तो कई आए हैं लेकिन पहला हिंदी पॉडकास्ट होने जा रहा है। तो सबसे पहले स्वागत है कौस्तुभ जी आपका। नमस्ते। आप हमारे पॉडकास्ट में आए हैं, इसके लिए धन्यवाद। और आप पहली बार दिल्ली आए हैं, आप पहली बार यहाँ हिंदी पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो यानी कि ये एक सबके लिए नया एक्सपीरियंस होने जा रहा है। बिल्कुल। शुरुआत मैं बहुत सारी चीज़ों से कर सकता हूँ क्योंकि हमारी जो अभी तक बातचीत हुई इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं खुद नहीं जानता, तो हमारे व्यूअर्स को भी नया सुनने को मिलेगा जी। शुरुआत में यहाँ से कर रहा हूँ कि वो क्या मामला है। मैं चाहता हूँ हमारे दर्शक भी जाने कि आपकी लाइफ एक कॉमर्स साइड में जा रही थी, पढ़ाई लिखाई में जा रही थी, एक आम जिंदगी आप जी रहे थे जी। लेकिन कॉलेज के दिनों में एक ऐसी घटना घटी कि जिससे आपका एक नया रास्ता बन गया जिंदगी। बिल्कुल। क्या हुआ था तब? ऐसा हुआ था, मेरी क्लासमेट थी और उनके एक फैमिली में 2 बहन 2 भाई और मम्मी डैडी, ऐसे 6 लोग रहते थे और बहुत छोटे रूम में रहते थे। और उस वक्त मैं 3rd ईयर बीकॉम में था। और एक दिन हुआ ऐसा कि मैं ऐसे ही उनके घर पे जाता था, तो ऐसे गया तो वो काफ़ी स्ट्रेस में दिख रहे थे। वो फ्रेंड मेरी रो रही थी, तो समझ में आया कि वो फ्रेंड को पिछले कई दिनों से एक फीमेल एंटिटी उसके ऊपर आके बैठ रही है। अच्छा। वो उसे फील कर रही है। वाइट साड़ी पहनी हुई, बाल एकदम से खुले हुए हैं और वो उसके पूरे सीने पे बैठ के उसे मारती भी थी। तो बहुत कोशिश करने के बाद भी उसके मम्मी डैडी थोड़ा विश्वास करने में थोड़ा टाइम ले रहे थे क्योंकि सभी को लगता है थोड़ा साइकोलॉजिकल रहेगा, पढ़ाई का स्ट्रेस रहेगा। लेकिन बाद में उनको ऐसा एक्सपीरियंस आया कि थोड़े दिनों में वो चक्कर थोड़ा कई दिनों तक बंद हो गया जी। फिर थोड़ा सेटल हो गए और उस लड़की की शादी की कोशिश कर रहे थे, शादी तय करने की। तो जब लोग देखने के लिए आने का प्रोग्राम रहता था तो एक इंसिडेंट ऐसा होने लगा कि एग्जैक्ट यहाँ से मतलब दोनों आंखों के बीच से खून निकलने लगता था। अच्छा। प्रॉपर खून निकलने लगता था विदाउट एनी कट, विदाउट एनी कट, कोई चोट नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, कुछ नहीं। जैसे एक लड़का देखने आ रहा है जी। और टाइमिंग जो बना है उसके आधे घंटे पहले ये खून बाहर आना शुरू हो जाता। अच्छा। अल्टीमेटली वो प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ता था। तो प्रोग्राम कैंसिल करने के बाद आधे घंटे में एकदम पूरा नॉर्मल जैसा पहले था, जैसे कि कोई विश्वास भी नहीं कर पाएगा कि अरे आधा घंटा यहाँ से खून निकल रहा है। ये बहुत बार हुआ। तो ये इंसिडेंट से मैं थोड़ा सा चौंक गया कि दिस इज समथिंग डिफरेंट जो हमारे बुद्धि में नहीं है। तो ये ब्लैक मैजिक का चक्कर लगने लगा। फिर उस वक्त उन्होंने कुछ रेमेडीज़ की, कुछ लोग थे, कुछ मिले उनके गांव के यहाँ से जी। लेकिन ये खून का यहाँ से एकदम आंखों के बीच में से खून का आना मैंने बहुत सामने देखा। और उस वक्त ऐसा लगा कि अगर शैतानी शक्ति है, ऐसे ब्लैक मैजिक की चीज़ें अगर होती है तो इसमें कुछ प्रोटेक्शन के लिए हमें सीखना चाहिए। मेरे फैमिली पे, मेरे फ्रेंड्स और दोस्तों में अगर किसी को ऐसा हुआ तो कुछ हमें ऐसा रास्ता मालूम होना चाहिए जिससे हम इसे टाइम में कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर
आगे का नुकसान बचा सकते हैं। उस हिसाब से मेरा फिर ये स्टडी शुरू हो गया। तब तक मैं इतना कॉमर्स में था, म्यूज़िक एंजॉय करता था, ऐसे चल रहा था। ये भी एक मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर आप आपके नाम को सर्च करेंगे कौस्तुभ अबचट जी, तो आपको YouTube पर कई बांसुरी बजाते हुए व्यक्ति भी मिल जाएंगे जिनसे मैं भी कंफ्यूज हो गया था। बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं, आप लोग बाद में सुनिएगा वो वीडियो। सर, आपने कहा कि एक ऐसे शख्स से मुलाकात आपकी हुई जिसने आपकी ज़िंदगी को एक नया रास्ता दिया और आपको लगा कि ये तंत्र, ये ब्लैक मैजिक, ये जादू टोना, ये भी दुनिया में एक ऐसी दुनिया है जो आपको अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन आपको कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है इंसान पहले इन सब को सोचने से पहले ये सोचता है अरे हो सकता है कोई चोट हो, अरे हो सकता है कोई एलर्जी हो सकता है कि किसी तरीके की मानसिक रोग इनको हो जिसको हम ऐसा समझ रहे हैं कि काला जादू कोई तंत्र विद्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं। बराबर। आपको क्यों नहीं लगा कि ये कोई मानसिक रोग हो सकता है? मानसिक रोग इसलिए नहीं लगा क्योंकि वो खून का आना जो इंसिडेंट था ना, वो मैंने आंखों के सामने देखा। अच्छा। मैंने खुद वहाँ पे हाथ लगा के देखा कि कुछ जख्म है या कुछ चोट है या कुछ गिरी है। वो बोल रहे नहीं, कुछ भी नहीं है। 6 बजे लोग आ रहे हैं, 5:30 बजे ये शुरू हो जाता था। जैसे वो प्रोग्राम कैंसिल हो जाए 15-20 मिनट पूरा एकदम क्लियर हो जाता था कि किसी को विश्वास नहीं रहेगा कि यहाँ इतना खून गिरा है, खून निकला है। पूरे 2-3 बाउल बैठ के पकड़ के बैठते थे, फिर भी वो खून रुकता नहीं था। और बाद में कुछ और भी इसमें एक वैलिडेशन ऐसा मिला, 2-4 दिनों के बाद, वही इंसिडेंट के 2-4 दिनों के बाद उनके घर पे एक चिट्ठी मिली और उसमें उसका नाम लिखा था और लिखा था कैसा मज़ा आया, देखो मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। अच्छा। हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि एंटिटीज़ जो होती हैं, यानी कि भूत प्रेत, कोई भी जिन्नात कुछ भी हो, वो चिट्ठी भी लिख सकता है? नहीं, ये तो इंसान ने भेजी हुई रहेगी। वो जिसने ब्लैक मैजिक किया, ओके, उसने एक शैतानी चीज, मतलब ऐसे उसने लिख के भेजा, हाँ, क्योंकि ये किसी ने तंत्र किया था। करेक्ट। आप इसके आगे क्या हुआ? आप किस परंपरा से जुड़े? आप बताता हूँ कैसे तंत्र की दुनिया में एक्सपर्ट बन पाए? बिल्कुल, ये बात जो हुई है या अराउंड 2007-2008 में। ठीक है। और एक इंसिडेंट ऐसा हमारे लाइफ में हुआ कि मैं और मेरी फैमिली, हम 4 लोग, मम्मी पापा, मेरी बड़ी बहन, और 2009 में एक बहुत बुरे सपने आना, थोड़ा सा मानसिक साइकोलॉजिकल अप डाउन होना, ये मेरे बारे में शुरू हो गया। तो मैंने शुरुआत में पहले इग्नोर किया, बाद में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स घटे कि मेरी मम्मी के साड़ी के ऊपर ब्लैक कलर के मार्क्स आने लगे। अच्छा। फिर मेरे पिताजी के शर्ट्स पर ब्लैक कलर के मार्क्स आने लगे। ऐसे धीरे धीरे हम चारों के कपड़ों पर मार्क्स आने लगे। अच्छा। तो उस वक्त तो कोई ऐसा मालूम नहीं था कि जो इसमें हमें मदद कर सके। तो परंपरा ऐसी हुई कि अगर आप सुना होगा अक्कलकोट निवासी जो श्री स्वामी समर्थ महाराज जी, उनका हमारे परंपरा है। मतलब उनके जो शिष्य थे रामानंद बिडकर महाराज, वो हमारे गुरु थे। तो हम उनके मंदिर में हमेशा जाते थे। ठीक है। तो वहाँ उस 2009 में हुआ ये कि एक लड़की है जिसका हमें बिल्कुल भी परिचय नहीं है, वो भी हमें नहीं जानती है, लेकिन अक्कलकोट स्वामी महाराज उससे बहुत कनेक्ट हुआ करते थे। अच्छा। वो ध्यान में उनसे बातें किया करती थी, वो गाइडेंस महाराज से लेते थे। तो बिल्कुल भी परिचय नहीं है उनको, हमारा नाम भी मालूम नहीं है जी। तो एक दिन अक्कलकोट स्वामी महाराज ने उस लड़की को बोला, अवचट नाम का एक फैमिली है, उनके ऊपर गंदी शक्ति आ चुकी है। अच्छा। तो उनके घर पे जाके 2 घंटा डेली बैठो और मेडिटेशन करो। तो वो लड़की को अभी मालूम नहीं, अभी अवचट ढूंढे कैसे। वैसे पूना में इस नाम के बहुत लोग हैं जी, मुंबई में भी बहुत लोग हैं जी। तो वो एक मंदिर में जाती थी, वहाँ पे हमारे महाराज के मंदिर में आने वाली एक लड़की उनकी फ्रेंड थी जी। तो उससे उन्होंने शेयर किया कि मुझे स्वामी ने ऐसा ऐसा कहा है। तो वो लड़की बोली हमारे मंदिर में एक अवसर लाते थे, वो ही ये देखते क्या कंफर्म करते हैं। इसलिए वो लेकर हमें आई, हमारे पास आई। तो एकदम से 5-10 मिनट बैठने के बाद महाराज का फोटो देखते देखते उसके आंखों में पानी आना शुरू हो गया। वो कनेक्ट हो गई, मेडिटेट हो गई, और फिर उसने वैलिडेट किया कि आपके ऊपर तंत्र हुआ है और स्वामी का आदेश आ गया है कि आपके घर में जाके 2 घंटा बैठे, मेडिटेशन करे, मंत्र चांट करे तो कुछ प्रोटेक्शन मिलेगा। ये एक इंसिडेंट हुआ। यहाँ पे वापस मेरे दिमाग में शुरू हुआ कि अरे बाप रे, जो डर था वो हो ही रहा है, किसी ने कुछ किया ही है, लेकिन अभी इससे बाहर निकले कैसे।
तो वो लड़की भी रेमेडी कर रही थी। मेरे एक अंकल थे, मेरे मामा थे, मेरे माता जी के सगे भाई। ठीक है। वो नाथपंथी साधना बहुत करते थे, सन्यासी मतलब ब्रह्मचारी थे। तो उनके कांटेक्ट में कुछ लोग ऐसे थे, तो उनके कांटेक्ट में से बेलगांव के पास एक कलबुर्गी नाम आदमी का हमें नंबर मिला। ओके। तो वो ऐसा कार्य करते थे कि जो भी ब्लैक मैजिक के केसेस हैं उनको कुछ यंत्र में, सफ़ेद रंगोली का एक यंत्र बना के उसमें बैठ के कुछ मंत्र चैंटिंग करके वो ब्लैक मैजिक रिमूव करते थे। तो वो एक परंपरा ऐसी 2009 में मुझे इंट्रोड्यूस हुई जी। कि बहुत ही आउट ऑफ द साइंस, ये मतलब आँखों का विश्वास करने में बहुत दिक्कत आ जाएगी। अगर मैं बोलूँ तो भी लोगों को मालूम नहीं कितना विश्वास बैठेगा। वो कलबुर्गी नाम के गुरु ऐसा रिचुअल करते थे कि जो आदमी पूजा में बैठा है, जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक है, उससे पहले चेक करते थे ब्लैक मैजिक है या नहीं है। नहीं है तो क्लियर बोलते थे कुछ नहीं है। ब्लैक मैजिक अगर है तो ब्लैक मैजिक के लिए या तंत्र क्रिया के लिए कुछ चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे नारल हो, नींबू हो, वुडू डॉल टाइप्स कुछ डॉल्स रहेंगे, या फिर मतलब एनिमल्स की कुछ हड्डियाँ भी यूज़ करते हैं, इंसान की भी अस्थियाँ यूज़ करते हैं, काले धागे बांधते हैं। जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं पे ज़मीन में दबाई रहती है। तो ज़मीन में जितना वो खराब होता जाएगा उतना इफेक्ट वो आदमी के ऊपर होता जाएगा, चाहे फिर वो इंडिविजुअल पे हो या फिर फैमिली पे हो। तो जितना वो खराब सड़ जाएगा, खराब होगा, उतना तीव्रता आ जाएगी। तो वो कलबुर्गी नाम के जो गुरु थे, संजय कलबुर्गी, बेलगांव के पास, तो वो ऐसा रिचुअल, ये एंशिएंट रिचुअल है, 400 साल से उनके पीढ़ी में है। अच्छा। हाँ। तो उस पूजा में बैठने के बाद ये सारी चीज़ें कहीं पर भी हो, कहीं पर हिंदुस्तान में कहीं पर भी या शायद पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी हो, वो 1.5 घंटे में आपके सामने आके गिरती है। मतलब प्रॉपर हवा से, चाहे कितना क्लोज रूम भी रहेगा या फिर आपने कितना भी चारों तरफ से दरवाजे बंद कर लो, फिर भी वो चीजें हवा में से उड़ती हुई आएंगी और आपके सामने उड़ती हुई नहीं, डायरेक्ट सामने आके गिरती है। अच्छा। और बहुत जोर से गिरती है, मतलब यू कैन नॉट रिकॉर्ड इट, आप उसका वीडियो नहीं बना सकते, या ऐसे हवा से आते नहीं दिखती। आपने देखा अपने सामने से? बिल्कुल, मैंने बहुत सालों से ये देख रहा हूँ। पुणे, मुंबई के, महाराष्ट्र में यह काफ़ी लोग वहाँ पे जाके ब्लैक मैजिक रिमूवल करते हैं, बहुत सालों से चल रहा है ये। अच्छा। तो ऐसे हवा से आते नहीं दिखता, अचानक से आपके सामने गिरेगा, अचानक से सामने आके गिर जाता है। वो गिरने तक हमें क्या करना पड़ता है, खाली एक ओम नमः शिवाय जप जितने ज़ोर से स्ट्रांग से करो जी। और वो जो गुरु रहते हैं वो आजू बाजू में हमारे बैठ के मंत्र चैंटिंग करते हैं। 1 से 1.5 घंटा मैक्सिमम, कितनी भी चीज़ें हो आपके सामने आके गिरती है। और ये परंपरा 400 साल की है। कुछ खास नाम है इस परंपरा का? नाम एज सच नहीं है। मतलब अगर नाम दिया जाए तो हम एक सात्विक वाला तंत्र बोल सकते हैं कि निगेटिव शक्तियों को नष्ट करने वाला, लोगों को बचाने वाला। यहाँ पे ब्लैक मैजिक परफॉर्म नहीं होता, ब्लैक मैजिक निकाला जाता है, रिमूव जाता है। मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, वशीकरण, ये सारे नाम वो हैं जो हम आम दिनों में सुनते रहते हैं और तमाम पॉडकास्टों में भी हमने इससे पहले डिस्कशन किया है। आप ये कह रहे हैं कि किसी भी तरीके का मारण हो, मोहन हो, सम्मोहन हो, वशीकरण हो, उच्चाटन हो, किसी भी तरीके का किसी भी व्यक्ति ने कहीं पर भी दबा कर रखा, बिल्कुल वो सामने आकर गिरेगा और वहीं पर उस चीज को खत्म भी कर दिया जाएगा। बिल्कुल, जो गिर जाएगा उसे नष्ट किया जाएगा तो उसका परिणाम इमीडिएट खत्म हो जाएगा। इन सब में आपको सबसे खतरनाक तंत्र कौन सा लगा? सबसे खतरनाक मारण का ही है, कारण लेकिन मैंने सुना है कि बहुत कम लोग अब इस दुनिया में हैं जो मारण कर पाते हैं। बहुत कम लोग हैं, ये बात सही है, लेकिन महाराष्ट्र में मारण के बहुत सारे केसेस देखने को मिले। अच्छा। और रिसेंटली पिछले 3-4 साल में, क्योंकि मारण विद्या में क्या होता है ना, एक टारगेट ओरिएंटेड क्रिया रहती है। 11 दिन में मरना चाहिए आदमी, 1 महीने में मरना चाहिए, या फिर कुछ मेजर एक्सीडेंट होकर मरना चाहिए। तो मारण विद्या तोड़ने में बहुत मुश्किल जाती है। वो क्लियर करते समय हमें, मतलब हमको भी तकलीफ हो सकती है और होती ही है बहुत बार। अच्छा, जैसे हम नॉर्थ इंडिया में देखते हैं कि अघोर तंत्र बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, अघोरियों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा
जिक्र होता है, आपकी तरफ जो मराठी कल्चर है, मराठी लोग हैं, वहाँ पर किस तरीके के तंत्र होते हैं? क्या यही तंत्र वहाँ पर भी होते हैं या वहाँ की परंपराएं अलग हैं? नहीं, मैक्सिमम यही तंत्र वहाँ पर ही है जी। बंगाल के जो अघोरी तांत्रिक है ना, जी। वो महाराष्ट्र में बहुत फैले हुए हैं। ओके। इसलिए ना पिछले 10-15 सालों से ब्लैक मैजिक के केसेस बढ़ते दिख रहे हैं। आउट ऑफ जेलसी, कोई भी रीज़न हो या प्रोग्रेस अच्छी नहीं देख पा रहे हैं दूसरों की, कर दिया तंत्र। और इन लोगों का ना अभी वो भी सोशल मीडिया पे आ चुके हैं। बहुत लोगों के इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजमेंट्स हैं और ऐसे अट्रैक्टिव ये बोलते हैं कि 24 घंटों में शत्रु का नाश करो, बिल्कुल, एक्स गर्लफ्रेंड को वापस ले आओ, तो ये वशीकरण ही है। ऐसे एडवर्टाइज बहुत फैल चुके हैं महाराष्ट्र में। तो पुणे मुंबई में यही तंत्र हो रहा है, अघोर। और अलग अलग कल्चर, अलग अलग 2-3 चीज़ें हैं और भी। एक सातारा कोल्हापुर साइड में जी एक विठलाई करके एक और काड़ूबाई करके एक देवस्थान है जागृत। तो काड़ूबाई करके जो है वो एक देवी का ही रूप है। अच्छा। हाँ, माता शक्ति का ही रूप है। लेकिन काड़ूबाई मंदिर के आसपास ये बहुत सारे तांत्रिक मांत्रिक अपना काम कर रहे हैं। अभी भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे जो पेड़ हैं पुराने बहुत बड़े बड़े, वो पेड़ के ऊपर किसी का फोटो, किला लगा के, नींबू लगा के, बाहुली लगा के, तो काड़ूबाई एरिया में एक अलग तंत्र सामने आ रहा है। जी, वो भी सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है। काफ़ी सारे लोगों ने उसकी रील शेयर की है और वहाँ पर लगातार हो रहा है। सर, गुरु दत्तात्रेय से जुड़ा हुआ भी तंत्र बड़ा खतरनाक तंत्र है। बहुत अच्छा सवाल किया। ये बोलना ही चाहता हूँ कि जी, गुरु दत्तात्रेय जी है ना जी, ये ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीनों का एक संगम है। तो एक्चुअल में वो त्रिमुखी नहीं है। हमें सिर्फ वो संगम को जानने के लिए त्रिमुखी उसका प्रतीकात्मक रूप दिया हुआ है। तो अगर महाराष्ट्र कल्चर में, मराठी कल्चर में या फिर नॉर्थ में भी आपके यहाँ पे भी अघोर जो है, कहीं ना कहीं पे दत्तात्रेय भगवान जी का रूट मिलता ही मिलता है। उसका कारण ये है, गुरु दत्तात्रेय के 3 अवतार हुए। एक श्रीपाद श्री वल्लभ करके हुआ, एक नृसिंह सरस्वती महाराज जो गाणगापुर में उन्होंने 24 साल तपस्या की, वो हुआ। और उन्हीं का अवतार समाप्ति के बाद जो अक्कलकोट स्वामी हम बोलते हैं, महाराष्ट्र में काफ़ी लोग उनके भक्त हैं। हर घर में एक फ़ोटो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अक्कलकोट स्वामी प्रकट हुए हैं 1275 में और वो 600 साल रहे पृथ्वी पे। 600 साल की उम्र तक वो पृथ्वी पे रहे। 1875 तक वो थे। तो जब वो प्रकट हुए, उसका एक अलग स्टोरी है, वो आपको बताऊंगा बिल्कुल। लेकिन जब वो प्रकट हुए तो डायरेक्ट अक्कलकोट नहीं आए, वो भारत भ्रमण करके पहले गिरनार गए। गिरनार एक बहुत बड़ा दत्तात्रेय महाराज का स्थान है गुजरात में। तो गिरनार के बाद वो बंगाल में महाकाली की साधना करने के लिए भी गए थे। फिर वह भ्रमण करते करते अक्कलकोट में आए। तो अक्कलकोट स्वामी महाराज ने भी काफ़ी भूत प्रेत निकाला, काफ़ी लोगों का ब्लैक मैजिक निकाला। तो वहाँ से परंपरा भी आगे गई। तो दत्तात्रेय महाराज जी का और एक साइड ऐसा कि महाराष्ट्र में नवनाथ बहुत आपको क्या है नवनाथ करके एक नाथपंथी एक कल्चर है जी। तो मच्छिंद्रनाथ नाम के एक बहुत तपस्वी जो पहले हुए, बाद में उनके बाद 8 नाथ हुए। तो नवनाथ परंपरा, मच्छिंद्रनाथ जी ने गोरक्षनाथ जी को किया, गोरक्षनाथ जी ने आगे वो परंपरा ली गई। और एक्चुअल में अगर अघोर तंत्र का इतिहास देखा जाए तो कानिफ नाथ जो थे उन्होंने अघोर पंथ की स्थापना, मतलब एक स्थापना की, ऐसा बोल सकते। लेकिन वो जन कल्याण के लिए की थी। मतलब उससे एक्चुअल तंत्र का उद्देश्य है कि अपनी उन्नति करवाना, ईश्वर से और भी ज़्यादा नज़दीक होना, किसी आध्यात्मिक उन्नति और प्रापंचिक उन्नति के लिए तंत्र का एक्चुअल में उद्देश्य है जी। कि और वो जन कल्याण के लिए है, लेकिन लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। तो दत्त महाराज की ये परंपरा में मच्छिंद्रनाथ महाराज को दत्त महाराज ने कृपा की। अच्छा। और मच्छिंद्रनाथ जी ने काफ़ी अलग अलग धर्मों के लोगों को बड़े बड़े तंत्र के शास्त्र भी बहुत बड़ा तंत्र शास्त्र है। वो विभूति यूज किया करते थे। मतलब भस्म रहता है जी। तो दत्त महाराज का भस्म पावरफुल है, भस्मांकित बोलते हैं उनके। तो पूरे बॉडी में भस्म विलेपन, जैसे शिव भस्म विलेपन करते हैं वैसे। तो मच्छिंद्रनाथ जी मंत्र चैंटिंग से हाथ में सारी विभूति लेंगे, मंत्र करेंगे,
ऐसे फूंकेंगे तो काम बन जाएगा। गंदी शक्ति आज भी चली वो जाएगी। परंपरा है कहीं पर? वो परंपरा थी, लेकिन उसमें भी अभी आगे नहीं जा पाई। वो पुणे में एक जन थे, लेकिन वो उनका भी देहांत 2006 में हो गया, लेकिन वो सीखा नहीं पाए किसी को। आप ब्लैक मैजिक रिमूवल कैसे करते हो? मेरे पास 2-3 गुरु का आशीर्वाद मिला है। एक तो ये है ही, एक बाड़ू मामा करके संत हुआ करते थे। उन्होंने मुझे एक दृष्टांत में एक साधना करते समय एक विद्या दी। अच्छा। तो उससे भी मैं एनर्जीज को क्लींस कर सकता हूँ। क्या विद्या है वो? वो ऐसा है कि अगर कोई आदमी ऐसे, पहला इम्पैक्ट इमोशनली होता है, एक स्पिरिट अटैचमेंट बोलते हैं हम उसको। ओके। स्पिरिट अटैचमेंट अगर है तो पहला इमोशनल इम्पैक्ट ऐसा होता है कि डिप्रेशन होना, एंग्जाइटी होना, रात में बुरे सपने आना, और छाती पे प्रेशर महसूस करना, और हर काम बिगड़ते जाना। और उसमें फिर एनवायरमेंटल इफेक्ट ऐसा होता है कि रात में बहुत जागते रहते, दिन में पूरा सोते रहते हैं। खाने पीने की एपिटाइट बहुत चेंज हो जाती है। अगर एक नॉर्मल आदमी 2 रोटी खा रहा है, वो 8-8, 10-10 रोटी खाता है। आधा किलो 1-1 किलो नॉनवेज खाना शुरू कर देता है। अच्छा। वो स्पिरिट अटैचमेंट है। तो स्पिरिट अटैचमेंट अगर सामने आए तो उसे रिमूव करने के लिए एक बाड़ू मामा करके एक संत हुआ करते थे। वो भी शिव भक्त ही थे, पांडुरंग भक्त ही थे जी। तो उन्होंने मुझे एक रेमेडी सिखाई। उस हिसाब से मैंने काफ़ी सारे केसेस किए। ओके। तो आप कोई ऐसा केस जिसने आपको चौंकाया हो, या कोई ऐसा केस जो आपको लगता हो कि ये मेरे लिए सबसे एक बेंचमार्किंग केस था? है 2-3 केसेस ऐसे हुए जो लेने में मैंने भी बहुत बार सोचा। अच्छा। एक लड़की थी, वो उसकी अभी मेरे पास जब आई तब उसकी उम्र है 26 साल। 15 साल की थी तब उससे थोड़ी सी परेशानी होना शुरू हो गया। वो अपने आप में अंदर से टूटने लगी, फिर अकेले रहने लगी, फिर एकदम ज़ीरो में ऐसे बातें करने लगी। तो 4-4 घंटे एक साथ ऐसे बैठ के रहने लगी। फिर खाने पीना बंद हो गया, थोड़ी तबीयत डाउन हो गई, और धीरे धीरे उसका इफ़ेक्ट इतना बढ़ गया कि वो रात में अकेले में अपने शरीर के ऊपर ब्लेड से वार करती रहती थी। अच्छा। हाँ, तो खून देखता था तो उसे अच्छा लगता था। और वो ये चीज़ उन्होंने फैमिली से काफ़ी साल तक छुपा के रखने में वो सक्सेस हो गए। लेकिन पूरे हाथ में ब्लेड का वार, पैर पे ब्लेड का वार, हाथों में, धीरे धीरे वो सामने आ गया। तो ऑलमोस्ट वो 1 साल से ऐसा कर रही थी। वो यूट्यूब पे वीडियो भी देखना तो ब्लड के देखना, तो ब्लड निकाला तो अच्छा लगता है। दर्द महसूस नहीं होता था उसका? दर्द भी कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन पूरे शरीर पे अभी ब्लड के निशान आ चुके हैं। कौन सा साल की बात होगी ये? मेरे पास जब आए तो लास्ट ईयर 2025 में। ओके। और ये चीज़ें उसने की 21 to 23 के बीच में। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में बहुत हुआ, 7-8 साल साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हुआ, मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ। मेडिकल रिपोर्ट्स हमेशा नॉर्मल आना ये एक बड़ी साइन रहती है। तो जब मेरे पास आए, मैंने मेरी तरफ मेथड से चेक किया जी। तो आई फाउंड कि 10-12 साल की, मतलब 12-13 साल से एक एनर्जी उसे अटैच्ड है, जो कि एक एजेड महिला है, एक 70+ एज ग्रुप की, एक बहुत पुरानी आत्मा है, बहुत पुरानी 300-400 साल पुरानी आत्मा उसे अटैच्ड है। तो वो रिमूवल करने में थोड़ा एनर्जी बहुत ड्रेन हुआ। खतरे होते हैं जब आप, मतलब आपने कहा कि 300-400 साल पुरानी आत्मा थी, और क्योंकि वो ब्लड देखना चाहती थी तो थोड़ा रिस्की केस बन जाता है। ऐसे केसेस जब सॉल्व करते हैं तो इस बात का खतरा होता है कि जो रिमूवल कर रहा है या जो तंत्र मंत्र कर रहा है, बिल्कुल उसके ऊपर भी कोई खतरा, उसके ऊपर भी अटैक हो? बिल्कुल होता है, मेरे ऊपर भी होता है, मेरी वाइफ के ऊपर भी होता है। 2-3 केस में हमने ऐसा नोटिस किया कि बहुत बार ऐसा होने लगा है पिछले 2-3 साल से, कि अगर कोई इंटेंस केस में मैं पढ़ रहा हूँ तो एनर्जीज दूसरे दिन से ही मेरे घर आना, मुझे तकलीफ देना शुरू कर देती है। तो गुरु के कुछ प्रोटेक्शन रिचुअल्स हैं जो हम करते हैं, वाइफ भी करती है, मेरा बेटा भी करता है, लेकिन हम पर अटैक होता है। वो पहले साइकिक अटैक होता है, वो परेशान बहुत करते हैं, रात में सपने बहुत गंदे गंदे देते हैं, या छाती पर प्रेशर आना। जी। एक इंसिडेंट में प्रॉपर जैसे मूवी में दिखाते हैं स्केरी, ये एक हॉरर मूवी चल रहा है,
एक लड़की सोई है, उसके ऊपर की चादर खींच दी। जी। सेम टू सेम इंसिडेंट मेरे वाइफ के साथ रियल में हुआ है रात को 1:30 बजे। तब हम एक केस सॉल्व कर रहे थे, सेम टू सेम। कि ऐसी भी चीज़ें होती है, साउंड आते हैं घर पे कि किचन से कुछ गिरा, ऐसा साउंड आता है, गिरा कुछ भी नहीं होता है बट क्लियर बहुत साउंड आता है। सर कई फिल्मों में हमने देखा है कि किसी के घर के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी या किसी तरीके का तंत्र किया हुआ है, तो नींबू काट के रख दिया तो अगले दिन वो लाल हो गया, या किसी के यहाँ कुछ नमक रख दिया तो कुछ और हो गया। इस तरीके के उपाय होते हैं किसी के घर में पता करने के लिए कि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है या ये हमारा वहम है। छोटे छोटे उपाय हैं जो वैलिडेट कर सकते हैं। एक कोहड़ा नाम का एक फ्रूट मिलता है, मुझे हिंदी में मालूम नहीं उनका नाम क्या है, मैं सर्च करके बताऊंगा। अगर वो घर में लगाया तो एक फल है, एक अपना वाटरमेलन जैसा दिखता है ऊपर से, ग्रीन कलर का, उसी साइज का। अगर वो घर पे लगाया तो अगर घर में निगेटिव एनर्जीज रहेगी और जितनी इंटेंसिटी की रहेगी वो 24-25 घंटे में या 2-3-48 घंटे में वो पूरा ख़राब हो जाता है। और वो फल ऐसा है कि वो कितना भी साल आप रखो वो ख़राब नहीं होता, ऐसा फल है वो खाने पीने में नहीं यूज़ किया जाता ज़्यादातर। उसका जूस डाइट के लिए कुछ लोग करते हैं, लेकिन कितने साल भी आप वो फल रखो वो ख़राब नहीं होता। वो तभी ख़राब होता है जब निगेटिव एनर्जी का प्रेजेंस। शायद आप पेठा की बात कर रहे हैं, पेठा फल। करेक्ट, पेठा ही राइट। तो पेठा हो गया, और भी यहाँ क्योंकि आपकी तरफ अलग रिचुअल्स हैं, इधर की तरफ अलग रिचुअल्स हैं, इन सब से, क्योंकि आप कभी भी कोई केस अगर अपने हाथ में ले रहे हैं तो आपको पहले वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये सामने वाले के मन का वहम है, क्योंकि वहम और हकीकत में एक बारीक सी लकीर है, उसको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो कैसे आप करते हो, आइडेंटिफाई कैसे करते हो? आइडेंटिफाई, मेरे पास आने से पहले वो लोग बहुत सारी ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं, मेडिकल हो, साइकोलॉजिकल हो। अगर सिंपली आइडेंटिफाई कैसे करें, अगर प्रॉपर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वहम है, तो मेडिसिन से कवर होता दिखेगा ना, उसका रिजल्ट दिखेगा। अगर ये बाहर की एनर्जी है वो तो धीरे धीरे उसमें इंटेंसिटी बढ़ती जाती दिखती है, कम होती नहीं दिखती थी। इसलिए वो जो लड़के का आपको केस बताया जी, तो मेडिकली और साइकोलॉजी को काफ़ी सारे मेडिसिन ले रही थी, लेकिन फ़र्क 1% का भी नहीं आ रहा है। इनफैक्ट वो ज़्यादा इंटेंस होता जा रहा है। आपने सपनों का जिक्र किया अभी। सपने ज़रा हर कोई देखता है, मैं भी देखता हूँ। कई बार अच्छे सपने होते हैं, कई बार ख़राब होते हैं, कई बार अटपटे सपने होते हैं जिनकी कोई एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं है, हमने क्यों देखा। साइंस कहता है ये मन का एक फितूर है, जो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो हमें कुछ ऐसे सपने दिखाता है। आपने अभी जिक्र किया कि सपने गंदे आना या ख़राब आना या भयानक सपने आना, ये नेगेटिव एनर्जीज का एक अटैक होता है आपके ऊपर। बरोबर। अब इस देश के अंदर तो हर दूसरा आदमी खराब सपने या ऐसे गंदे सपने कभी ना कभी देख ही लेता है। तो क्या उसके ऊपर अटैक हुआ है? पॉसिबिलिटी नहीं नाकार सकती, क्योंकि उसमें भी कुछ कॉमन सपने में बोल सकता हूँ। जैसे पब्लिक टॉयलेट दिखना और बहुत अनक्लीन पब्लिक टॉयलेट सपने में दिखना, ये बहुत बड़ा एनर्जी का प्रेजेंस है। दूसरा, ऊंचाई से ऊपर गिरना, अगर ये सपना बार बार आ रहा है तो वो भी आने वाले कुछ दिनों में एक एनर्जी आपके पास आ रही है या फिर अटैच्ड हो रही है। तीसरा, फ्लडेड, मतलब कुछ बहुत पानी आ रहा है, बाढ़ आ रही है, घर एकदम बाढ़ में बह चुका है। ये कुछ कॉमन। सांप और नाक को फ्रीक्वेंटली देखना। अच्छा। लेकिन सांप और नाक में दोनों चीज़ें हैं, कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं उसमें से, सारे नेगेटिव नहीं होता है। लेकिन अगर कोई बहुत ह्यूज सांप या फिर भुजंग बोल सकते हैं, एक पाइथन आपके ऊपर अटैक कर रहा है या फिर आपके आजू बाजू में घूम रहा है, तो भी एक नेगेटिव एनर्जी का प्रेजेंस है। तो ऐसे कॉमन सपने से मैं कुछ केसेस से नोटिस कर रहा हूँ ये चीज़ें। दूसरी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जब एक सपने फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, कुछ समझो 2 महीने हो गए, 3 महीने नोटिस किया कि 2-3 महीने से बहुत बुरे सपने आ रहे हैं, उसका नेक्स्ट स्टेज होता है आपके छाती के ऊपर प्रेशर फील करना। अच्छा, कोई भी अगर एंटिटी अटैक, कोई भी एंटिटी अटैक हो, वो मेल फीमेल दोनों में ये चीज़ होती है। और दोनों में कॉमन होने वाली चीज़ मैंने बहुत सारे केसेस में नोटिस की है, प्राइवेट पार्ट्स को इन्फेक्शन होना। ये बहुत सारे केसेस में आ रहा है। मेडिकली उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो क्यों हो रहा है उसका रीज़न मेडिकल डॉक्टर्स को भी नहीं मिल रहा है, लेकिन वो क्योर भी नहीं हो रहा है। सर एक चीज़ और बताइए, स्किज़ोफ्रेनिया नाम की एक ऐसी मानसिक बीमारी होती है जिसमें इंसान ठीक वैसे ही एक्ट करता है जैसा कि किसी के ऊपर प्रेत आ गया हो और वो रिएक्ट कर रहा हो।
अब ये दोनों के बीच में अंतर कोई कैसे करे, क्योंकि एक आम आदमी अपने घर में ऐसी प्रॉब्लम देखता है, बरोबर, वो तांत्रिक के पास जाए कि डॉक्टर के पास जाए? पहले डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, सबसे पहले डॉक्टर का ही इलाज करना चाहिए। इसमें एक छोटे छोटे अंतर मैं बता सकता हूँ। स्किज़ोफ्रेनिया एक अवस्था ऐसी है कि ये आभास हो रहे हैं, कुछ अलग दिख रहा है, लोग अपने आप में बड़बड़ करते रहते हैं, बिल्कुल करेक्ट। तो उसकी स्टेज में अगर वो स्टेज में एक बार पहुंच गए तो उस स्टेज में बहुत सारे चेंजेस नहीं होते। स्पिरिट अटैचमेंट में आपको चेंजेस दिखाई देते हैं। अच्छा। वो स्टेजेस बदलने के बहुत सारे निशान आपको मिलते हैं। जैसे कि अगर एक आदमी सेम स्किज़ोफ्रेनिया टाइप बिहेव कर रहा है और स्पिरिट अटैचमेंट है, तो 2 महीने के बाद उसका बिहेवियर और भी बिगड़ता जाएगा। अच्छा। और 2 महीने के बाद और भी बिगड़ता जाएगा। फिर पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस एक्चुअल में सब लोग एक्सपीरियंस करेंगे। पहले वो अकेला करता था, 1-2 साल के बाद सारे लोग एक्सपीरियंस करने लगेंगे। ओरिजिनल एक मूलतः स्किज़ोफ्रेनिया का जो पेशेंट है वो उसके विश में ही बना रहता है, उसमें चेंजेस ज़्यादा नहीं होते। और अच्छा, कोई भी चीज़ अगर कोई भी तंत्र किसी के ऊपर है या किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, क्या ज़्यादा समय बीत जाए उस चीज़ को तो वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है? और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। जितना तंत्र पुराना हो उतना रिमूवल में हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है और रिस्क भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जैसे कि कोई भी एक तंत्र कर दिया, वो कम से कम उसका इफ़ेक्ट हमारे स्टडी के हिसाब से 30 साल चलता है, 30 ईयर्स। हर अमावस और हर पूर्णिमा, महीने की हर अमावस और हर महीने की पूर्णिमा में उसमें एनर्जी में चेंजेस आते हैं, बदलती है एनर्जी और बढ़ती रहती है। जैसा कि मैंने कहा कि वो जो चीज़ें कहीं पे दबाई रहेगी, कुछ ना कुछ तो चीज़ें यूज़ करनी ही पड़ती है, कुछ तो स्रोत रहता है एनर्जी का जहाँ से वो एक्टिव हो। तो जैसे वो पुराना होता जाएगा उतना वो इंटेंस होता जाएगा। इसलिए 15 साल पुराना ब्लैक मैजिक निकालना बहुत मुश्किल, उसका रिजल्ट्स आने के लिए भी थोड़ा टाइम लगता है रिमूवल के बाद भी। ऐसा नहीं कि आज से क्लियर कर दिया तो कल ठीक हो जाएगा। जितना पुराना है उतना 3 से 6 महीने तक का फर्क पड़ने में टाइम लगता है। अच्छा, पितृदोष पर भी आप बहुत बात करते हैं और आप कहते हैं कि पितृदोष जो होता है वो भी आप ठीक करते हैं। और पितृदोष बेसिकली पितृदोष में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इसे नकार देते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स बहुत सारे हैं, 2 लॉबी है, एक कहती है होता है, एक कहती है, एक लॉबी कहती है नहीं होता है। करेक्ट। आप कहते हो कि होता है और ये ब्लैक मैजिक के बराबर ही खतरनाक होता है। बिल्कुल। आपने इसे कैसे देखा, लोगों की लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करते हुए देखा? मैंने कुछ केसेस ऐसे स्टडी किया है कि एक रिपीटेड पैटर्न चल रहा है फैमिली में कि समझो 3 भाई है, 2 बहनें, एक की शादी हो गई, मैरिड लाइफ पेनफुल, एक की शादी ही नहीं हो रही है, उसमें करियर के ब्लॉकेजेस है, करियर बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही है। सारे एफर्ट्स लिए, सारी कुंडली देखी, ज्योतिष देखा, सारे रेमेडीज परफॉर्म किए, बहुत एफर्ट्स चल रहे हैं, 15 साल से जहाँ है वही है करियर में। दूसरा एक पैटर्न रिपीटेड दिखता है कि इधर गर्ल्स की बर्थ रेट सारे फैमिली में रहेगी, लड़का होना चाहते हैं लड़की होती है, लड़की होना चाहते हैं लड़के ही होते रहेंगे, एक अनमैरिड रहेगा, एक करियर में फेल हो जाएगा, किसी को संतति में प्रॉब्लम आ जाएगी, किसी का मैरिड लाइफ पेनफुल हो जाएगा। ये ही पैटर्न रिपीट होते दिखता है। तो पितृदोष आप जैसे कहा कि कुछ लोग हाँ बोलते हैं, कुछ लोग ना बोलते हैं। महाराष्ट्र, पुणे, मुंबई कल्चर में इसे एक स्वीकार कर लिया है। और मेरे केस में ऐसे फाइंड आउट हुआ है बहुत बार कि पितृदोष मतलब क्या, हमारे कुछ पूर्वज हैं, मेरे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, यहाँ तक हमें सिर्फ नाम मालूम होते हैं, उनके पीछे वाली लाइफ में क्या घटना हुई है, उस वक्त का समय कैसा था, उस वक्त कैसी दुर्घटना से मौत हो चुकी है, ये हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। तो कोई जल के मर गया हो, कोई पानी में डूब के मर गया हो, कोई किसी का खून हुआ हो, मर्डर हुआ हो, कोई रेलवे ट्रैक पे मरा हो, आप बताइए ये सोल कैसे रिलीज होंगे? वो अटके रहते हैं। और ये कितने पीढ़ियों तक, क्योंकि आपने कहा 3 पीढ़ियों तक सबको पता होगा। 3 पीढ़ी तक हमें सिर्फ नाम मालूम होता है। मेरी पीढ़ियों में तो 100 लोग हो चुके होंगे, तो मैं कैसे पता करूंगा? बिल्कुल। यहाँ पे हमारे पास जो गुरु जी की दीक्षा है ना, हम 6 पीढ़ियों तक देख सकते हैं। अच्छा। पिछले लेकिन उसमें भी कैसा है, हेड काउंट समझ में आता है, या फिर सुसाइडल डेथ, या फिर
दुर्घटना वो चीज़ हमें मिल जाती है कि क्या हुआ रहेगा। मतलब अगर किसी के भी फैमिली में किसी के भी एंसेस्टर की अगर एक्सीडेंटल या आकस्मिक अचानक से मौत हुई है तो वो पितृदोष की वजह बन जाती है। बिल्कुल बन जाती है। फिर उसको आप ठीक कैसे करेंगे? उसमें उनका एनर्जी रीडिंग मतलब ऑरा देख के पहले उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करती है। कनेक्ट हो पाते ही उन एंसेस्टर से कुछ लोग एकदम जल्दी रिस्पांस देते हैं, कुछ लोग नहीं देते। कुछ लोग एक छोटी छोटी डिमांड करते हैं कि हमारे नाम से ये दान कर दो जी, या फिर हमें एक 15 दिन के लिए ये खाने का जस्ट एक भोग लगा दो तो क्लियर हो जाएगा। ऐसे छोटे मतलब हम कैटेगरी की है, एक नॉर्मल कैटेगरी, एक थोड़ी इंटरमीडिएट इंटेंस कैटेगरी, एक सीवियर कैटेगरी। सीवियर में बहुत सारे रिचुअल्स करने पड़ते हैं, जिनका हम निकाल रहे हैं उनको भी बहुत एफर्ट्स देने पड़ते हैं। उसमें ज़्यादातर ऐसे केसेस मिलते हैं कि या तो किसी स्त्री का श्राप है या फिर किसी पुरुष का श्राप है, कुछ सात्विक ऋषि तुल्य लोगों का श्राप है जो कि अच्छे थे लेकिन उन पर अत्याचार हुआ। वर्ल्ड वॉर में जो शामिल थे या फिर क्रांतिकारी जो थे उनके साथ जो दुर्घटनाएं हुई है वो भी सोल्स कनेक्ट होते हैं कभी कभी। ओके, तो अभी तक जितने भी आपने केसेस सॉल्व किए हैं जी, उन सारे केसेस में कितने केसेस आपको लगे जो पितृदोष से रिलेटेड थे? पितृदोष से कम मिले मुझे केसेस, ब्लैक मैजिक के ही ज़्यादा मिले। पितृदोष के अगर काउंट देखा जाए तो मैं 6 या 7 केसेस सॉल्व कर चुका हूँ पिछले 30 साल में। अच्छा, 3 इयर्स में। लेकिन जो मिले वो इंटेंस मिले, खतरनाक मिले। वेल, इन द एंड लास्ट सेगमेंट में मैं ये समझना चाहता हूँ, किसी के घर में कोई चीज़ एंटर ही ना करे, कोई ब्लैक मैजिक में फंसे ही ना, किसी के घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आए ही ना। कुछ ऐसी रेमेडीज हो सकती हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तरीके हो सकते हैं, आदमी अपने घर पे बैठे कर ले? बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन एक कंसेप्चुअल यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि 100% प्रोटेक्शन नहीं मिलता। अगर आप अपना हिंदू कल्चर का सारा रामायण महाभारत से चीज़ें देखें तो देवी देवताओं पर भी मंत्र तंत्र हो सकता है। तो हम तो भले सामान्य इंसान हैं। अच्छा, आपकी इस बात से मुझे याद आया, लोग कहते हैं देवता बांध दिए गए, लोग कहते हैं कुल देवता बांध दिए गए। ये होता है? देवता को बांधा जा सकता है? नहीं, ये थोड़ा मिसकंसेप्ट है। हमारे इधर भी बोलते हैं कुल देवी बांध दिए गए करके। देवता बांधना या फिर कुलदेवी बांधना का मतलब देवताओं को हम नहीं बांध सकते। हमारे जो रिचुअल्स उपासना देवता की भक्ति के लिए हो रहे हैं उसको पहुंचाने में दिक्कतें आती है। जैसे मैं अपने इष्ट देवता का पूजा करता हूँ जी, और मैं हर रोज़ उसकी पूजा करता हूँ, तो मेरी जो भी रिचुअल से स्पंदन अच्छी तैयार हो जाएंगी, वो भक्ति मार्ग से देवता के पास जाएंगी, उसे रोका जाता है तंत्र क्रिया से। तो उस क्रिया को बोलते हैं देवता बांधी गई। मतलब जो जैसे मैं हनुमान जी का कर रहा हूँ जी, लेकिन हनुमान जी के फ्रीक्वेंसी में वो मेरा जा ही नहीं रहा है उस तंत्र क्रिया की वजह से। इस टाइप को बोलते हैं तंत्र क्रिया। अदरवाइज हम देवी देवताओं को थोड़ी बांध सकते हैं। हाँ, तो वो हम तरीकों पे बात कर रहे थे, बात कहीं और चलेगी कि वो कौन से तरीके हो सकते हैं। कुछ ऐसे रास्ते हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं कि लोग अपने घरों में बैठकर उन उपायों को करता रहे। पंचमुखी हनुमान जी का हर रोज़ करना ही चाहिए। 15 मिनट किया तो भी चलेगा। काल भैरव अष्टक अगर रोज़ किया तो भी चलेगा। वीकली 2-3 बार घर का जो फर्श रहता है, लादी रहता है, वो नमक के पानी से क्लीन करना। हफ्ते में 2-3 बार अपने शॉवर के लेने बजाय नींबू पानी से थोड़ा सा नहाना 2-3 हफ्ते में 2-3 बार, वो भी प्रोटेक्ट करता है। लेकिन यही है कि 100% प्रोटेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि तंत्र क्रिया को तंत्र क्रिया से ही काटा जा सकता है। और तंत्र क्रिया महाकाली का अवतार क्यों हुआ? रक्त बीज असुर को मारने के लिए हुआ, क्योंकि देवी देवताओं पर भी उसका असर हो रहा था। तो 100% प्रोटेक्शन करने के लिए आप पंचमुखी हनुमान डेली करना चाहिए। तो धीरे धीरे हनुमान जी की फ्रीक्वेंसी, कुछ लोग कहते हैं पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर को आप अपने घर के दरवाजे के बाहर लगा लीजिए, कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। नहीं, ये मिथ बोलूँगा मैं, क्योंकि कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी एक फ़ोटो देख के न आए, इसलिए उस फोटो में उस एनर्जी का चैतन्य होना चाहिए जी। हम एक जस्ट स्टिकर लगा रहे हैं, उसमें हनुमान जी की चैतन्य नहीं है। तो मंदिर में भी भूत प्रेत बहुत रहते हैं,
इसलिए ऐसा सिर्फ स्टिकर लगाने से नहीं होगा। यानी कि जो लोग अपने घरों के बाहर भगवान की तस्वीर या कोई नजरबट्टू लगाकर ये सोच रहे हैं घर सेफ है, वो घर सेफ नहीं है। बिल्कुल सेफ नहीं है, उससे कुछ प्रोटेक्शन नहीं मिलता, मीथ है टोटली। और ये जो नींबू मिर्च लटकाते हैं उसका, उससे भी मीथ है, कंप्लीटली मीथ है, उससे भी कुछ नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि तंत्र क्रिया का है ही वैसा, इफेक्ट ही वैसा है। हाँ, जहाँ पे रोज हनुमान जी की पूजा हो रही हो, हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है, पंचमुखी हनुमान या एक मुखी हनुमान जो भी हो, हनुमान जी की अगर कोई कर रहा है ना, उसे संकेत मिलेंगे कि तुम्हारे ऊपर तंत्र किया है, उसे संकेत मिलेंगे कि तुम ये प्रोटेक्शन करो तो हो जाएगा। तो ईश्वरी शक्तियाँ ना हमें संकेत देती है, जिसकी जितनी उपासना रेगुलर हो, डेली हो, एक अच्छी बैठक हो, वो वही देवता हमें यहाँ से बाहर निकालने के लिए पूरे क्लियर संकेत देती है। सपने में आके देती है, किसी के माध्यम से आके देती है, कोई भी रास्ता निकालती है, लेकिन आपको संकेत देगी। इसलिए डेली उपासना होना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आपके जो गुरु महाराज का आशीर्वाद है, आपको सपनों में कभी गाइडेंस मिली? क्योंकि सपने जो है ना वो हमेशा से लोगों के लिए क्यूरियोसिटी रही है कि ये हकीकत होते हैं कि नहीं होते हैं। करेक्ट है। इसमें ये काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है कि सपना होता क्या है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के जो भी अंदर से विषय चल रहे हैं वही हम दिखते हैं। तो हम मराठी में हमारी एक कहावत है, मनी वसे ते स्वप्नी दिसे, मतलब मन में जो चल रहा है वही सपने में दिखेगा। तो दैट काइंड ऑफ ड्रीम्स आर यू कैन इग्नोर, वो आते ही रहते हैं, वो किसी किसी भी आएंगे। लेकिन ईश्वरी शक्ति के जो संकेत दृष्टांत आते हैं, वो शक्ति इतना ख्याल रखती है कि उनका जो मैसेज वो देना चाहते हैं वो आपको पूरा क्लियर पहुंचे। ओके। तो वो मिलते हैं संकेत, वो गाइडेंस मिलता है, दृष्टांत मिलता है। महाराष्ट्र, पुणे, मुंबई या नॉर्थ में काफ़ी सारे लोगों को यह अनुभव आ चुका है, आते हैं कि सपनों से हकीकत में बदली जाती है। मैं और एक बात बताना चाहूँगा, जैसा लोग जानते हैं तंत्र के लिए कामाख्या या मायुंग सिटी या फिर बंगाल में काली माँ का, वैसे महाराष्ट्र में कोकण नाम का एक बहुत बड़ा एरिया है। मतलब क्या, एक छोटे छोटे गांव रहते हैं और जो बीच के साइड में है, समुंदर के साइड में है। तो पनवेल मुंबई से शुरू होता है, पनवेल अलीबाग से शुरू होता है तो गोवा तक जी। तो वहाँ पे बहुत अलग अलग कल्चर ऐसे सामने है, मतलब दिखाई देते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें घर में ही करनी आती है। अच्छा। बहुत परंपराओं से, अलग अलग देवताओं के जो नाम से, एक जयंती देवी करके, एक वेताड़ करके है जो पिशाचों का हेड बताया जाता है। अच्छा। लेकिन एक्चुअली वो रक्षण करता है, मतलब वो प्रोटेक्शन करने वाली देवता है। तो वहाँ पे अलग अलग कल्चर के ऐसे रिचुअल। तो कोकण में चेड़ा नाम की एक चीज़ बहुत ख़तरनाक चीज़ फेमस है। वो एक पत्थर टाइप रहता है, उसे ऑरेंज कलर का सिंदूर वगैरह लगा के, उसे तंत्र मंत्र करके और किसी के नाम से वो कहीं पे रख दिया तो वो आदमी पूरा विध्वंसन तक ही जाएगा। अच्छा। तो चेड़ा निकालना, मतलब वहाँ के इसमें बोली लैंग्वेज में है कि चेड़ा मेरे ऊपर छोड़ा है, मेरे ऊपर चेड़ा छोड़ा है, ऐसे लोग बोलते हैं। तो कोई निकालेगा, सबसे डीप तंत्र किया हुआ, बहुत डीप तंत्र। और चेड़ा जो टाइप है वो एक टाइप का डेमोनिक अटैक ही है। इट्स अ लोअर फॉर्म ऑफ डेमन हम कहते हैं, लेकिन खतरनाक एंटिटी है। मतलब वो निकालने जाए तो बहुत अटैक हम पर भी कर सकते हैं। अच्छा। तो ये चीज़ें कोकण में बहुत सालों से, परंपराओं से, मतलब बहुत लोगों को वो घर से इजी करना आता है। ये एक चीज़ है कोकण में। अच्छा, कोकण के अंदर लोग घरों के अंदर इस तरीके की चीजें करते रहते हैं। अच्छा, गुरु के उससे आपको सारी चीजें मिली, सारी सिद्धियां मिली, सारी शक्तियां मिली। गुरु शिष्य परंपरा तो सनातन धर्म का वैसे भी एक बहुत लंबा इतिहास है और एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। इसके बारे में आप क्या सोचते हो? गुरु शिष्य परंपरा बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी विद्या, कोई भी साधना गुरु के बिना सक्सेस नहीं होती। इनफैक्ट तंत्र साधना बहुत घातक है अगर बिना गुरु कर रहे हैं तो। बिना गुरु कर रहे हैं तो वो आपको भ्रमिष्ट ही करके छोड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में सारी निगेटिव शक्तियाँ ही आपको परेशान करने आती हैं। अच्छा। आपको तोड़ने आती है, आपका व्रत अनुष्ठान पूरा कंप्लीट नहीं होने देती। तो गुरु ही ऐसी चीज़ है जो आपको संभाल के ले जाता है, मार्ग करता है, गाइड करता है और आपको बहुत बच्चे की तरह, अपनी माँ की तरह आपको सेफ रखता है। तो कोई भी विद्या गुरु के बगैर नहीं हो पाएगी, ये बात तो त्रिकाल बाधित सत्य बोल सकते हैं। चाहे तंत्र विद्या हो या फिर आध्यात्मिक उन्नति की साधना हो।
तो हमारे यहाँ पे मेरी जो गुरु शिष्य परंपरा है, वो जो आपको कहा अक्कलकोट स्वामी हमारे फैमिली गुरु पहले मान जी, उनके एक शिष्य थे, उनका नाम था रामानंद बिडकर महाराज, जो पुणे में उनका मंदिर है। जी, 1913 में उन्होंने समाधि ली, तो उन्होंने मुझे अनुग्रहित किया 2009 में। ओके, और उनकी गाइडेंस से, मतलब उनकी समाधि हुई 1913 में जी, बट मुझे अनुग्रहित किया है दृष्टांत से 2009 में। ओके, और उनके गाइडेंस से मेरी साधना गाणगापुर में शुरू हो गई, दत्तात्रेय महाराज की यहाँ। जी, फिर तिलावर बाबा के नाम के जो संत थे, दत्तात्रेय भगवान के शिष्य, जी, उनके ये संजय कलबुर्गी नाम के बेलगांव के शिष्य थे, उनसे मेरा परिचय होगा। तो 2017 में वो दीक्षा मुझे प्राप्त हो गई। तो ऐसी अक्कलकोट स्वामी, बिडकर महाराज जी, और दिलावर बाबा और ये श्री शिवैया सिद्धारू नाम के हमारे विद्या के गुरु, ऐसी मेरी गुरु शिष्य परंपरा है। तो एक गुरु शिष्य परंपरा का सवाल मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि बहुत सारे लोग, क्या होता है कि पॉडकास्ट सुनकर, गूगल पर कोई वीडियो देखकर, यूट्यूब पर कोई वीडियो देखकर वो अपनी तंत्र साधनाएं करने की कोशिश करने लग जाते हैं, या कोई मैगजीन लिया है, किताब लिया है और वहां से पढ़कर वो करने की शुरुआत कर लेते हैं। तो मत करिएगा, क्योंकि किसी भी गुरु के बिना अगर आप करेंगे तो जान से हाथ धो बैठेंगे। बहुत ऐसे केसेस हुए हैं कि जहां जान से हाथ धोना पड़ा है। बिल्कुल। सो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। थैंक यू। बहुत सारी बातें हमने की हैं और नई चीज़ें हमने जानी हैं। मैंने भी बहुत सारी नई चीज़ें समझी हैं, क्योंकि गुरु दत्तात्रेय के इतने तंत्र के बारे में मुझे नहीं पता था, कोंकण के बारे में मुझे नहीं पता था, और हमारे दर्शकों को भी आई होप नहीं पता होगा, तभी वो यहाँ तक देख भी रहे हैं। तो एक बार फिर से आपका धन्यवाद कि आप आए हैं। Yes. और हम फिर मुलाकात करते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर हमें आगे भी बात करनी चाहिए। तो आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू, मुझे आपने यहाँ पे आमंत्रित किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।